नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट के नए पाठ्यक्रम के आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, भाई इसे देवनागरी लिपि की विशेषता भी कह सकते हैं। विशेषता, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता से संबंधित हम आज की क्लास में कुछ तथ्य और पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली एक क्लास में हम देवनागरी लिपि का विकास से संबंधित हम एक क्लास कर चुके हैं, जो कि EMRS टीजीटी हिंदी के अंतर्गत ये टॉपिक लगाया हुआ है। EMRS टीजीटी हिंदी में लगाया हुआ है देवनागरी लिपि का विकास। इसमें अगर ये टॉपिक दिया हुआ है तो केवल यही नहीं पूछेंगे कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ, और जो प्रमुख विद्वान रहे हैं उन्होंने क्या देवनागरी लिपि में किन वर्णों को जोड़ा, किन वर्णों में स्वरों की मात्रा किस प्रकार से लगाई, ये तथ्य हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो उन केवल वही तथ्य नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे कुछ देवनागरी लिपि में गुण और दोष भी होते हैं, वे भी आज की क्लास में हम देख लेंगे। क्योंकि कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि देवनागरी लिपि में इनमें से कौन सा असत्य है देवनागरी लिपि के संबंध में, या इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि से संबंधित नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न पूछने की अधिक संभावना होती है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या प्रमुख वैज्ञानिकता और विशेषताएं रही देवनागरी लिपि में। तो देवनागरी लिपि में रोमन एवं फारसी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। जो देवनागरी लिपि है वो रोमन और फारसी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। ये बात सच है। क्यों है, किस कारण है, आगे एक एक तथ्य को हम अच्छे से समझेंगे। इस लिपि में गुण अधिक और दोष न्यूनतम है। ऐसा नहीं है कि इस लिपि में कोई दोष नहीं है, लेकिन दोष गुणों से कम है। गुण इसमें अधिक है पाए जाते हैं और दोष कम पाए जाते हैं। इसकी वैज्ञानिकता के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। तो क्या क्या वैज्ञानिकता है इस लिपि की, क्या विशेषता रही, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता। वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? वर्णमाला का टॉपिक मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है कि किस वर्ण को क्या कहते हैं, वर्णों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, उनके उच्चारण स्थान कौन कौन से रहे। आप जिस भी बच्चे ने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज क्लास को क्रम से देख सकते हैं। तो देख लेते हैं कि हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? 52 यानी 52। यह वर्णमाला इस प्रकार है। कैसे है? एक स्वरों की संख्या देख लेते हैं। स्वर और व्यंजन दो भागों में बांटा गया है देवनागरी लिपि को। स्वरों की संख्या देख लेते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ये कितने स्वर होते हैं? 11। अगर ये पूछ लिया जाए तो देवनागरी लिपि में हमारे स्वरों वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो कितने होते हैं? 11। स्वरों की संख्या 11। और कुल स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो 13, क्योंकि 2 स्वर आप लोगों को पता है, मैंने बता रखा है कि ए योग वा होते हैं जो स्वर्ण और व्यंजन दोनों में गिने जाते हैं। कौन से? एक तो अंग है और एक ए है। ये 2 हमारे ए योग वा होते हैं। अंग का बन गया अनुस्वार और ए का बन गया विसर्ग। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं आगे थोड़ा सा। व्यंजन की संख्या कितनी है, तो ये एक बार हम देख लेंगे। कै कंठ वर्ग में आएगा। कै, ख, ग, 5 ये हो गए 5 तालव्य वर्ण व्यंजन हो जाएंगे हमारे। च, छ, ज, झ ये, और 5 मूर्धन्य हो जाएंगे। ट, ठ, र, ढ, फिर दंत, त, थ, द, ध, फिर ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म, फिर अंतस्थ हो जाएंगे हमारे 4। य, र, ल, व, उष्म, श, श, है।
ये भी पूछ लेते हैं कई बार परीक्षा में, इनमें से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है या कौन सा है, ऊष्म व्यंजन कौन से है, संयुक्त व्यंजन कौन से है, द्विगुण व्यंजन कौन से है। तो इनको आप एक बार से रिवाइज कर सकते हो। ऊष्म हो गए हमारे श श श 4। इतने जो व्यंजन होते हैं भाई, इनको हम 39 जो व्यंजन है हमारे, इनको हम क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया था, वर्णमाला का टॉपिक कराया था जब हमारे, अगर ये पूछ लिया जाए तो कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कुल व्यंजन कितने होते हैं हमारे 48 है। मैंने बताए थे आपको 48 कुल व्यंजन होते हैं, लेकिन और कुल वर्णों की संख्या जिसमें कि स्वर भी मिल जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे 52। अगर ये पूछ लिया जाए कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, तो हमारे कितनी होगी 39। मैंने आपको समझा भी रखा है। परंपरागत का मतलब होता है कि पहले से, जैसे कि संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की आदि भाषा मानी जाती है। सबसे पहले संस्कृत भाषा ही, तो संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि ही है। तो उसके अंदर जो जो वर्ण प्रयोग में किए गए वे केवल 39 वर्ण थे। तो उन्हीं से हमारे आगे चलकर आगे जिन जो अलग से वर्ण जोड़े गए, जैसे कि द्वि व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आदि, ये जो वर्ण जोड़े गए ये और अन्य भाषाओं से लिए गए वर्ण हैं। तो इसीलिए ये हमारे अलग जुड़ जाएंगे। परंपरागत रूप से देखा जाए तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 39 यानी कि 39। और संयुक्त व्यंजन होंगे हमारे श, त्र, ग और श्र। अक्षय, त्र, ग और श्र। भाई अक्षय है, ये श्र बोल दिया था गलती से। तो अक्षय, त्र, ग और श्र, जो ये 4 हमारे हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त कैसे है, क्योंकि 2 व्यंजन से मिलकर बने हैं। अक्षय क और श से क और श, ये आधा है, ये पूरा है। अगर इसको आधा करोगे तो आपको बाद में ए भी लगाना पड़ेगा। इसी तरह ये अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने हैं संयुक्त व्यंजन। फिर 2 द्विगुण आएंगे। द्विगुण के अंदर 2 व्यंजन मिलेंगे आपको, ड और ड। फिर कुल संख्या कितनी हो गई 52 वर्णों की। इस प्रकार से देख लेते हैं आगे। इन छोटे छोटे बिंदुओं से ही प्रश्न पूछ लेते हैं परीक्षा में, और इन्हीं में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या था। तो इसलिए बार बार चीज़ों को आप रिवाइज करोगे, पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये बात सही है कि स्वर ध्वनियों के उच्चारण में, जैसे जो हमने पढ़ा था ए, आ, तो इसमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन जो हमारे व्यंजन होते हैं, पूरा पॉइंट पढ़ लेते हैं पहले। ये स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती। वायु मुख विवर से बिना अवरोध के बाहर निकल जाती है। लेकिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आने वाली वायु मुख विवर से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। आप लोगों को पता ही है कि जब व्यंजन हम बोलते हैं, तो जैसे क बोला तो क के साथ हमारा क्या जुड़ गया, जो व्यंजन हमेशा आधा होता है बिना स्वर के। अगर उसमें स्वर मिला दिया जाए तभी हमारा व्यंजन पूरा होता है। इसलिए व्यंजन में हमेशा स्वरों के साथ ही बोला जाता है। व्यंजन स्वरों के साथ ही व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर देख लेते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताई गई है। भाई ये देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक लिपि न होकर अक्षरात्मक और वर्णात्मक लिपि है। कई बार परीक्षा में ये तथ्य पूछा गया है कि देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है, तो किस प्रकार की है, अक्षरात्मक और वर्णात्मक लिपि रही है देवनागरी लिपि। तीसरे नंबर का तथ्य देख लेते हैं।
समग्रता। समग्रता का मतलब होता है देवनागरी लिपि में समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता, यानी कि सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता होती है देवनागरी लिपि में। जैसे रोमन लिपि में न एवं न दोनों के लिए एक ही वर्ण न है, जबकि देवनागरी लिपि में इनके लिए अलग अलग वर्ण दिए गए हैं। देवनागरी लिपि में न जहाँ न का प्रयोग होगा हम न लिखेंगे, जहाँ न का प्रयोग होगा हम वहाँ न लिखेंगे। लेकिन रोमन लिपि में, अंग्रेजी में दोनों के लिए एन ही प्रयोग में लाया जाता है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यह भी एक इसकी वैज्ञानिकता रही है, समग्रता, यानी कि अपने में सभी अपनी ध्वनियों में देवनागरी लिपि सभी ध्वनियों को समाहित कर लेती है अपने साथ, यानी कि सभी वर्णों को हम ध्वनि के अनुसार अलग अलग लिख सकते हैं, यानी समग्र है ये। बढ़ते हैं आगे। उच्चारण एवं लेखन में एकरूपता। देवनागरी लिपि में उच्चारण और लेखन दोनों में एकरूपता है। यहाँ जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। देवनागरी लिपि में जो हम ध्वनि बोलते हैं वही लिखते हैं। देवनागरी लिपि में अनुच्चारित यानी साइलेंट अक्षर नहीं होते, किंतु रोमन लिपि में कुछ शब्दों में साइलेंट वर्ण होते हैं जो लिखे तो जाते हैं किंतु बोले नहीं जाते। जैसे हम उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। अंग्रेजी में आपको मुझसे अधिक अच्छे से पढ़ना आता है, समझना आता है, तो देख लेते हैं। नाइफ को हम क्या लिखते हैं? KNIFE के को हम साइलेंट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा नाइफ। फिर आ जाएगा साइकोलॉजी में P हमारा साइलेंट होगा। फिर आएगा नॉलेज में हमारा KW और D 3 साइलेंट ध्वनियाँ होती है। इस प्रकार से देवनागरी लिपि में ऐसी साइलेंट का वर्ण एक भी नहीं होता। वो जो हम बोलते हैं, जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करेंगे वही ध्वनियाँ हमें लिखनी होगी, यानी उन्हीं ध्वनियों के चिन्ह हमें मिल जाते हैं। यही इसकी एक और वैज्ञानिकता है। देवनागरी लिपि में लेखन एवं उच्चारण में एकरूपता, यह इसकी वैज्ञानिकता को पुष्ट करता है। वैज्ञानिकता है भाई, ये वैज्ञानिकता को पुष्ट करता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्पष्टता। वैज्ञानिक लिपि वही मानी जाती है जिसके दो वर्णों में पारंपरिक साम्य के कारण अस्पष्टता न हो, यानी स्पष्टता हो। दो वर्णों के पारस्परिक मेल में स्पष्टता दिखाई दे हमें। जैसे कि स्पष्टता का मतलब ये है कि अलग अलग अक्षरों को अलग अलग चिन्हों द्वारा प्रयुक्त करना, उसमें एक दूसरे का जैसे मेल न होना। जैसे कि हम एक अक्षर लिखते हैं तो उसी तरह का दूसरा अक्षर न लिखा जाए, उससे बनावट के रूप में थोड़ा सा मतलब ऐसा इतना अंतर हो कि हमें देखने में यह स्पष्ट हो जाए कि हाँ ये दूसरा वर्ण है या अक्षर है। तो यही उसकी स्पष्टता को प्रदर्शित करता है। जैसे कि रोमन लिपि में कुछ चिन्हों में आकृति इतनी मिलती जुलती है कि हाथ से लिखने पर उनमें अस्पष्टता आ जाती है। ऐसा देवनागरी लिपि में नहीं होता। हर एक अक्षर अलग अलग होता है। हर एक वर्ण को लिखने के जो चिन्ह होते हैं वे अलग अलग का रूप दिया हुआ होता है उसमें। जैसे कि रोमन लिपि में हम अस्पष्टता को अगर हम देखें तो क्या सी को अगर हम स्पीड राइटिंग स्पीड के से लिख रहे हैं तो सी को कई बार हम इस प्रकार अगर थोड़ा सा भी इस तरह बन जाएगा तो क्या बन जाएगा ई। इसी तरह एम को हम स्पीड से लिख रहे हैं तो केवल ऐसे हो जाएगा तो क्या बन जाएगा एन। इसी प्रकार आई, इसी प्रकार ओ का क्या बन जाता है क्यू। तो इसे हमें पढ़ने में जो शब्द होते हैं वे
पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है और हमें समझ भी नहीं आते, इसलिए शब्द ही बदल जाते हैं एक थोड़ा सा सी गलती के कारण। लेकिन देवनागरी लिपि में इस तरह की अस्पष्टता हमें देखने को नहीं मिलती। हमें एक एक वर्ण उसके अलग अलग रूप चिन्ह होते हैं उनके। बढ़ते हैं आगे। कम खर्चीली देवनागरी लिपि है जो भाई वो कम खर्चीली है तुलना में रोमन लिपि की तुलना में। किस प्रकार से कम खर्चीली है देख लेते हैं हम। मात्राओं के कारण देवनागरी लिपि रोमन लिपि की तुलना में कम स्थान घेरती है, इसलिए वह कम खर्चीली है। अगर स्थान कम घेरेगी तो जाहिर सी बात है हमें जो वो लिखने का स्थान होगा वो भी कम ही मिलेगा, कम ही यूज होगा। और उसके बाद जैसे हम देख लेते थोता, इतने से स्थान पर आ गया थोता। तो ये अगर रोमन लिपि में हम थोता लिखेंगे THOTHA तो ये अधिक स्थान घेरता है, तो इसलिए यह कम खर्चीला है। कौन सी लिपि कम खर्चीली है? देवनागरी लिपि। जैसे ओ की मात्रा इसमें वर्ण के ऊपर लग जाती है, नीचे लग जाती है, पीछे लग जाती है। तो लेकिन अगर रोमन लिपि में जैसे कोई भी मात्रा लगानी होती है तो क्या होता है, अलग अलग वर्ण लिखने पड़ते हैं। जैसे ओ, जितनी भी मात्राएं है रोमन लिपि में वे अलग अलग शब्दों से लिखी जाती है, अल्फ़ाबेटों से। जैसे कि ओ, ए, आई। जैसे थोता यहाँ लिखा तो O THO THA, तो O और A हमें बिल्कुल अलग स्थान देना पड़ा इसको, इसलिए यह लिपि अधिक खर्चीली है। जैसे चंद्रिका देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो इतने से स्थान में आ जाएगी, लेकिन अगर हम रोमन लिपि में लिखेंगे तो इस तरह लिखी जाएगी स्कूल। इस तरह आप आई होप आप मेरे द्वारा बताए गए तथ्यों को समझ पा रहे होंगे। तो वीडियो अगर आपको लगता है कि 1% भी परीक्षा के लिए ये लाभदायक सिद्ध होगी तो आप लाइक कर सकते हो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है और आपकी जिम्मेवारी भी होती है वीडियो को लाइक करना। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। सरल, कलात्मक एवं सुंदर, एक वैज्ञानिकता हमें ये भी देखने को मिलती है देवनागरी लिपि के क्या क्या सरल, कलात्मक एवं सुंदर। देवनागरी लिपि में सरल, कलात्मक एवं सुंदर। देवनागरी लिपि सरल, कलात्मक एवं सुंदर है। इसमें व्यंजन संयोग के सरल नियम है, अतः वर्तनी की भूलों की संभावना कम रहती है। नियतता तो देख लेते हैं। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह नियत है, जबकि रोमन लिपि में ध्वनि को लिखने के लिए कई विकल्प हैं, इसलिए वहाँ वर्तनी की गलतियाँ भी होने की भी संभावना अधिक हो जाती है। देवनागरी में कै ध्वनि को लिखने के लिए केवल एक ही वर्ण है कै, लेकिन रोमन लिपि में यह कई तरह से लिखा जाता है। कै के लिए हम सी भी लिखते हैं, के भी लिखते हैं, क्यू भी लिखते हैं और CH भी लिखते हैं। कैट, अगर हम कैट लिखेंगे तो CAT कैट लिखेंगे। किंग लिखेंगे तो KING किंग लिखेंगे। क्वीन लिखेंगे तो QUEEN क्वीन लिखेंगे। और केमिस्ट्री लिखेंगे तो CHMISTRY इस तरह से लिखेंगे केमिस्ट्री को। और साइलेंट वर्ण भी हमें देखने को मिलते हैं और नियतता भी नहीं रहती। इस प्रकार इन सभी कारणों से देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक है रोमन लिपि की तुलना में। देवनागरी लिपि इन सभी जो कारण हमने पढ़े हैं इनके अनुसार देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक मानी गई है। यही देवनागरी लिपि की विशेषताएं भी है। किसी प्रकार अगर
एग्जामिनर किसी प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, आई होप आप आंसर तक सही आंसर लगा पाओगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हो। किसी भी तरह की क्लास चाहिए हिंदी से संबंधित तो मैं आपके कमेंट बॉक्स में दिए गए सुझाव को बिल्कुल ध्यान से देखूँगी, समझूँगी और उन्हें करने की भी कोशिश करूँगी, हल करने की भी कोशिश करूँगी। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, बिल्कुल निरंतरता के साथ अगर आप धीरे धीरे से भी तैयारी करते रहोगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। भविष्य में आने वाली परीक्षाओं के लिए टीजीटी, पीजीटी, डीटेट प्लस भी और ईएमआरएस के अनुसार हम तैयारी कर ही रहे हैं। और साथ साथ जो भी नए नेट के अंदर नया पाठ्यक्रम इंक्लूड किया हुआ है उन टॉपिक को भी हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करते हुए चलना है, पढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू, धन्यवाद।